अस्सलामुअलैकुम। होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 की ऑफ़िशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएँगे कौन-कौन से डिसिप्लिन्स वाले इंस्टीट्यूट जिसमें हमारे पास कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड डेंटल कॉलेजेस आ जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कितनी आपकी सीजीपीए होनी चाहिए और हाउ यू कैन सबमिट योर एफिडेविट। आपने अपना एफिडेविट को किस तरीके से डाउनलोड करके सबमिट करना है और इसके अलावा यहाँ से कुछ और भी मैं आपको तमाम सवालात के जवाबात दूँगा जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे कि सर हम ट्रांसक्रिप्ट अपनी किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, कितने मार्क्स हमने कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे पास कितनी सीजीपी होनी चाहिए। इस टाइप के जितने भी आपके सवाल हैं उनके कंप्लीट जवाब आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि रिसेंटली ही फेज 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई के प्रोसेस से पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि जब आप अप्लाई की प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले यहाँ पे इनका एक पॉइंट है, आपके पास पंजाब का डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना लाज़मी ज़रूरी है। अभी आपको इनके तमाम जो भी जिनके पास डोमिसाइल नहीं है वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो बस आपने परेशान नहीं होना। नंबर सेकंड पॉइंट वो है जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है, उनको जो एफिडेविट डाउनलोड करके सबमिट करवाना होगा, वो भी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा अभी किस तरीके से आपने इसे फिल अप करना है। और यहाँ पे नंबर थर्ड ये जो पॉइंट आ रहा है कि कौन-कौन से डिसिप्लिन्स वाले इसमें अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ वाले या कॉलेजेस वाले। यहाँ पे देखें कि थर्ड सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे वो बीएस प्रोग्राम हो या बीई प्रोग्राम या उसके अलावा कोई और प्रोग्राम हो जिसमें हमारे पास एलएलबी आ जाता है या आर्ट साइंस वगैरह आ जाते हैं, तो तमाम वो डिसिप्लिन्स वाले इसमें एलिजिबल हैं। एंड नंबर सेकंड वो स्टूडेंट्स जो कि सेकंड ईयर से लेके 5th ईयर के एमबीबीएस या बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो भी एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। मिनिमम सीजीपीए और एनुअल परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए प्रोग्राम के लिहाज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक से यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कॉलेजेस में हैं तो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% आपके मार्क्स लाजमी होने चाहिए या सीजीपीए फॉर साइंस के लिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखें कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया इसमें बीई और बीएस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए साइंस वालों के लिए जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो डिग्री है बीएस है तो मैं आ रहा हूँ साइंस वाले सब्जेक्ट्स में, तो मेरी जो यहाँ पे परसेंटेज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70% से ही ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट में आ रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरा आर्ट का सब्जेक्ट है या ड्राइंग वगैरह इस टाइप की मेरे पास डिग्री है, तो यहाँ पे मेरे पास जो परसेंटेज होगी मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% तक मेरी ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे यहाँ पे डेंटल एंड मेडिकल कॉलेजेस का बताया गया कि आपका जो यहाँ पे इनका सीधी सी बात है, इनका सेमेस्टर सिस्टम तो है ही नहीं, हमारे पास ईयर का हिसाब है। तो आपकी जो ईयर की परसेंटेज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होनी चाहिए 60% के। Selection of the merit criteria based on HEC policy guidelines of the implementation of the uniform semester system of highest of universities। ठीक है, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको लास्ट में पता होनी चाहिए थी। अभी हम चलते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मैंने डिसिप्लिन का टैब ओपन किया हुआ, यहाँ पे देखें कि डिसिप्लिन आ रहा है ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे तमाम लिस्ट आ रही है डिसिप्लिन की। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस वाले। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर यहाँ पे मैंने आईटी में स्टूडेंट हूँ तो आईटी का तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। देखिए बेटा, आईटी किस फील्ड में आ रहा है, आईटी आपके पास कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे डोमेन में आ रहा है, तो जस्ट आपने कंप्यूटर साइंस वाला यहाँ पे अपना टैब वो सिलेक्ट कर लेना है। आपने अपनी इक्विवेलेंट डिग्री भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन है, कौन सी फील्ड में आ रही है, कंप्यूटर साइंस में आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, मतलब टेक्नोलॉजी वाली ही डोमेन में आ रही है ना, तो इस हिसाब से आपने देख लेना है कि आप कौन सी डोमेन में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी किस में कौन सी डोमेन में आ रही है, ज़ाहिर सी बात है बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में आ रही है, बॉटनी जूलॉजी में आ रहा है। इसी तरीके से आपने अपनी डोमेन को देख लेना है कि इक्विवेलेंट डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क आ रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ पे तमाम डिसिप्लिन की लिस्ट यहाँ पे इन्होंने शो कराई हुई है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें। इसके अलावा यहाँ पे देखें कि लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ह्यूमन रिसोर्स, एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी, अलाइड हेल्थ साइंसेज, वेटनरी साइंसेज। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखा जाए कोल टेक्नोलॉजी, सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशल वर्क्स,
सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, जीआई, फाइन आर्ट्स, अरेबिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, सोलर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और फिशर्स और विल्ड लाइफ, ये तमाम मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन इन्होंने मेंशन किए गए हैं। अगर आपकी इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में है डिग्री, देन यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। डिसिप्लिन चेक करने के बाद आप यहाँ पे अभी आएंगे दूसरे टैब पर। आपने सिंपली यहाँ पे देखेंगे, आपके यहाँ पे सिंपली यूनिवर्सिटीज़ वाले टैब पे आएंगे तो ये तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो कि एलिजिबल हैं होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है जो कि इसमें मेंशन नहीं की गई, तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 के लिए, ठीक है। होनहार स्कॉलरशिप बेसिकली फेज़ 2 स्टार्ट ही की गई है 3rd से लेकर 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और नंबर सेकंड ईयर से लेके 5th ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं जो कि इनके इदारों में अगर इनरोल होंगे, उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं ये। यहाँ पे आप देख लें, देन आप आएंगे कॉलेजेस वाले टैब पर। कॉलेजेस पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे तमाम कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दी गई है कि कौन कौन से कॉलेजेस वाले इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो रैंडमली आपने देख लेना है कि आप कौन से कॉलेजेस में आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास तमाम कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। कॉलेजेस के बाद अगर आप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं तो देन आपने इस पर टैब दबाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन सी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखने के बाद आप आएंगे अभी सिंपली जो मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे जा रहे थे कि सर काइंडली इन सवालात के जवाबात हमें आप लाज़मी दीजिएगा। तो फिर मैंने सोचा कि उस पे आप सबके लिए अलग से डिटेल में वीडियो बना ली जाए। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो हमारे पास सवाल पूछा गया है, यहाँ पे इन्होंने जो बताया भी गया है, मैं यहाँ से आपको हर एक चीज़ डिफाइन अच्छे तरीके से करके दिखा दूँगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे टैप कर देता हूँ, जी अब सही है। हू इज़ एलिजिबल टू द अप्लाई फॉर द होनहार स्कॉलरशिप? सबसे पहला सवाल, उसका जवाब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप 3rd से लेके 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से बीएस प्रोग्राम इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और सेकंड ईयर के अगर आप हैं सेकंड ईयर और उससे अबव ईयर के स्टूडेंट हैं एमबीबीएस या बीडीएस प्रोग्राम में ना पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज और डेंटल कॉलेजेस के, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की गई है कि यहाँ पे बीएस प्रोग्राम्स, ठीक है, सिर्फ बीएस प्रोग्राम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीई प्रोग्राम वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, पहले इनकी जो अपडेट आई थी तो उन्होंने कहा था कि बीई प्रोग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी इन्होंने अपडेशन कर दी है कि सिर्फ यहाँ पे बीएस प्रोग्राम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी फॉर एग्जांपल बीएस सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, ज़ाहिर सी बात है अभी हमारे पास जो इंजीनियरिंग की भी डिग्रीज आ रही है वो भी हमारे पास बीएस में आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर मैं आपको सिंध की बात की जाए तो सिंध में सर सैयद यूनिवर्सिटी आई थी, मैंने उनका नाम सुना था कि वो बीएस सिविल टेक्नोलॉजी, मेहरान यूनिवर्सिटी भी अभी बीएस सिविल टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब जितनी भी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, अब वो भी बीएस प्रोग्राम करवा रही हैं इंजीनियरिंग का। ठीक है, बस आपका जो टैग है बीएस बीई से रिमूव होकर बीएस आ जाएगा, तो देन आपने ये चीज़ को देख लेना है। नंबर सेकंड पॉइंट है कैन स्टूडेंट, ये हम पढ़ लेते हैं, कैन स्टूडेंट फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो उन्होंने चीज़ बताई गई है आपने उसी को फॉलो करना है। नॉट एलिजिबल टू द सेट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले एलिजिबल नहीं हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट टू द अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? आपके पास कितनी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप्स के लिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इफ़ यू आर करंटली स्टडिंग डू इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में है, देन यू आर ग्रेटर देन 70% आपके मार्क्स होने चाहिए या सीजीपी होनी चाहिए। फॉर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, अगर आप आर्ट्स के लिए हैं तो ज़ाहिर सी बात है 65%, एंड इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट देन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में अगर आप हैं तो आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% से ज़्यादा ही होनी चाहिए। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर द होनहार स्कॉलरशिप्स? इसके लिए ऑब्वियसली बात है कि आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि मैंने उस पे अलग से डिटेल में वीडियो बना दी है, जो कि एटलीस्ट हमारी 30 मिनट की वीडियो है। मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में वीडियो आपको कहीं और यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ इन डेप्थ आपको इतना बता दी कि मुझे खुद को भी पता नहीं चला कि इतनी बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ अच्छी लग रही थी, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा था, क्या कि मुझे ये ना लगे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को इतना डिटेल में बता दिया कि हर एक छोटी से छोटी पॉइंट आपने किस तरीके से कौन सी चीज़ अपलोड करनी है, कौन सी जगह पर आपने क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपकी पिक्चर्स अपलोड नहीं हो रही तो आपने इवन के मैंने वो वेबसाइट्स भी दिखा दी हैं कि जिससे आपने अपनी पिक्चर का साइज़ रिड्यूस करना है, तो बराए मेहरबानी आप हमारी वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अप्लाई नाउ के बटन के नीचे आप डायरेक्टली हमारी वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको तमाम ही क्यूरीज़ आपकी क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? ये मुझे और रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप ये तमाम सवालात के भी जवाबात की वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा कि इस पे भी अलग से डिटेल में वीडियो बना दी जाए। ठीक है? बराए मेहरबानी आप हमारी वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। मैंने उसमें इतना डिटेल में बताया ना आप सबको स्टेप बाय स्टेप, होपफुली मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी वीडियो कहीं और यूट्यूब पे मिलेगी।
नंबर थर्ड हमारे पास नेक्स्ट है, इज हार्ड कॉपी फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड? क्या एप्लीकेशन के लिए हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड है? बिल्कुल नहीं है, आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। विच कन्वर्जेशन फार्मूला विल बी यूज फॉर द मेरिट कैलकुलेशन? आपकी मेरिट कैलकुलेशन के लिए कौन सा फार्मूला होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी परसेंटेज 85 अबव है देन योर लाइन इन ए ग्रेड और आप 4 पॉइंट आपको है। अगर आपकी परसेंटेज 70 से लेके 84 के दरमियान है देन आपकी जो CGPA है 3.669 से लेके 3.99 के दरमियान है। अगर आप 55% से लेके 69% के दरमियान है देन आप आ रहे हैं 2.66 से लेके 3.65 CGPA। इस तरीके से आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। व्हाट इज द डेडलाइन ऑफ द सबमिशन ऑफ द स्कॉलरशिप? इसकी जो डेडलाइन ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ को छोड़ दें कि क्या लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आपने अप्लाई कर लिया बस ठीक है, आप समझ लें कि आपका अप्लाई हो चुका है। आपका कोई लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कैंडिडेट्स पूछने कि सर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो आप वेट ही क्यों कर रहे हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। बस आप पोर्टल पे जाएं, अप्लाई करना शुरू कर दें, अच्छी सी कोई वीडियो देख के हमारी, आप स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करें। आपका क्या जाए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से जब आपने अप्लाई कर लिया है। जिसको अप्लाई करना होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद ही ढूँढते-ढूँढते अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। आप लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का पूछ के क्या करेंगे? जब आपकी प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है देन आप वेट करें, आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। प्रोसीजर जो किस तरीके से स्टार्ट होगा वो भी अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ द एफिडेविट रिक्वायरमेंट फॉर द स्कॉलरशिप? इस स्कॉलरशिप के लिए जो एफिडेविट रिक्वायर्ड है कम से कम देखिए 50 वाला आपके पास एफिडेविट लाज़मी होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो 50 वाला एफिडेविट अभी कहीं से काफ़ी जगह पर अवेलेबल है और काफ़ी जगह पर अवेलेबल नहीं है। देन आपने 100 वाला जो स्टाम्प पेपर एफिडेविट निकलवाना है। देन उसके ऊपर ये वाला जो वर्ड फाइल है ना, आपने ये वाली सिंपली आपने ये वर्ड फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किसी भी एफिडेविट वाले के पास जाएँगे तो आप उसे दीजिएगा। देन वो अपने वर्ड फाइल में इस तरीके से ओपन करेगा। देन आप उसे ये वाली जगह पर अपने एप्लीकेंट नेम एंड सीएनआईसी यहाँ पे आपने अपना नाम और सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। उनको बोल दीजिएगा ये सब कुछ है वर्ड मेल कर दें, ठीक है? मतलब जैसे अभी मैंने ओपन किया हुआ ना, यहाँ पे भी आप देखें, अगर मैं यहाँ से अपना नाम इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगा, ठीक है? इस तरीके से जो भी है। आपने इस तरीके से पहले वर्ड फाइल में अपना ये हर चीज़ कर लेनी है। देन आपने यहाँ पे एप्लीकेंट एड्रेस आपका जो भी मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। आपका क्या सिटी है, पोस्टल कोड है आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल आपका सिटी लाहौर है तो आप आएँगे गूगल पे लिखेंगे आप पोस्टल कोड ऑफ लाहौर, तो यहाँ पे कमांड लिस्ट आपके पास शो होके आ जाएगी, ठीक है? इस तरीके से आप अपना पोस्टल कोड ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपने आ रहा है सबसे पहले आप अपना नाम, आप किसके बेटी या बेटा है आपने उनका नाम, आपने सीएनआईसी नंबर यहाँ पे लिख देंगे, सीएनआईसी नंबर ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द एप्लीकेंट एड्रेस। यहाँ पे देखेंगे आपने जो एड्रेस यहाँ पे दिया होगा ना, आपने अपना देख नेम उमर अली सन ऑफ जो भी मेरे वाले साहब का नाम, सीएनआईसी नंबर ऑफ द रेजिडेंस टू बी हेविली आफ्टर द डिक्लेयर्ड एज फॉलो। अच्छा यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर कर देना है, ठीक है? देन उसके बाद आपने डिक्लेरेशन इनकी पढ़ लेनी है। ये पढ़ने के बाद सिंपली आप आएँगे, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, आपने सिग्नेचर करना है। देन यहाँ पे आपने विटनेस, जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि सर विटनेस कौन-कौन से होंगे? देखिए विटनेस आप अपने भाई या अब्बू को छोड़ के बेहतर होगा कि आप अपने कोई भी कज़न का ले लें, चाचे, ताए, खाला या फूफड़ जो भी आपके कज़न्स वगैरह हो, आपने विटनेस पर उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका सीएनआईसी नंबर और उनके सिग्नेचर कर लेना, ठीक है? देन यहाँ पे डेट और प्लेस आप लिख दें। आप फॉर एग्जाम्पल में आप लिख दें यहाँ पे डेट कोई भी रैंडमली 20 फरवरी 2025 और प्लेस यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल यहाँ पे एड्रेस लाहौर वगैरह इस तरीके का आप लिख दीजिएगा, ठीक है? सिंपली जैसे आपका ये हो जाएगा, देन आप ये प्रिंट करवाएँगे। प्रिंट करवाने के बाद आपको वो कंपोज़र जो खुद ही ये फ़ोटोस्टेट की मदद से आपको ये सारा जो कुछ जो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा आपके एफ़िडेविट के ऊपर। देन ये कंपोज़र का काम है, ठीक है? ये आपका काम नहीं है। सही है? ये आपको एफ़िडेविट का मैंने बता दी है। व वेयर कैन बी स्टूडेंट डाउनलोड एफ़िडेविट टेम्पलेट? आपने टेम्पलेट जो किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो है आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। देन अभी यहाँ पे ये मैं चीज़ अगेन रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? कैन कैन स्टूडेंट अप्लाई इफ दे हैव ओनली अप्लाइड फॉर द डोमिसाइल बट हैव नॉट। अच्छा यहाँ पे देखें, कैन स्टूडेंट अप्लाई इफ दे हैव ओनली अप्लाइड फॉर द डोमिसाइल बट नॉट हैव एनी सर्टिफिकेट? इसका मतलब ये है कि क्या वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिनके पास डोमिसाइल और उनके अलावा और कोई सर्टिफिकेट ना हो? यस, स्टूडेंट कैन बी अटैच अ रिसीविंग स्लिप ऑफ एनी अदर प्रूफ एप्लीकेशन फ्रॉम द रिविलेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि देखें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपका डोमिसाइल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक डोमिसाइल का टोकन दिया जाएगा। देन आप इंस्टीड आप डोमिसाइल की जगह वो टोकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी आपकी मार्कशीट वगैरह फिलहाल नहीं है, आपने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है आपने एप्लीकेशन दी होगी तो जिसको आपने एप्लीकेशन दी होगी उससे सिग्नेचर भी ली होगी कि लास्ट में ये बात याद रखिएगा एज़ अ प्रूफ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एप्लीकेशन किसी को देते हैं तो उससे बोलिएगा कि सर आप क्या इस एप्लीकेशन के नीचे अपने सिग्नेचर कर दें नाम के साथ और डेट के साथ।
देन आप वो उस एप्लीकेशन को फ़ोटोकॉपी करवा के एक अपने पास रख लीजिएगा और एक ओरिजिनल उनको दे दीजिएगा एज़ अ प्रूफ़ के तौर पर, ठीक है? आपने ये जो मेरी बात है ना, लाइफ़ टाइम के लिए याद रख लें। तो यही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि अगर आपके पास कोई भी आपके सर्टिफ़िकेट्स वगैरह फ़िलहाल नहीं है, इफ़ यू आर अप्लाइड, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, देन आपके पास कोई तो प्रूफ़ होगा आपने अप्लाई किया होगा, तो आपके पास वो टोकन लाज़मी होना चाहिए, स्लिप वगैरह। देन आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इज़ द स्कॉलरशिप ओनली फॉर द पंजाब डोमिसाइल्स? बिल्कुल, ये स्कॉलरशिप सिर्फ पंजाब के लिए ही है, जिनका डोमिसाइल पंजाब का, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। हाउ कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द प्रोग्राम दैट इज नॉट लिस्ट इन द स्कॉलरशिप्स वेबसाइट? देखें, स्टूडेंट मस्ट बी चूज द डिग्री प्रोग्राम लिस्ट इन द टॉप मेन्यू ऑफ द लिस्ट। ऑल द एलिजिबल डिसिप्लिन्स आर मेंशन्ड हियर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले चीज़ बता दी कि जो डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन हो गए इक्विवेलेंट वाले, आप वो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। कैन स्टूडेंट अप्लाई यूजिंग देयर रोल नंबर इफ दे डोंट हैव एनी रजिस्ट्रेशन नंबर? ठीक है, यस बिल्कुल, अगर आपके पास आपका रोल नंबर नहीं है, देन आप प्रूफ के तौर पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वगैरह वो भी अपना एंटर कर सकते हैं, बट रोल नंबर तो होता है हर एक किसी का यूनिवर्सिटी का। देन तो ये सवाल था भी नहीं पूछने वाला, बट फिर भी अगर किसी ने पूछा हो तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। और फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू द अप्लाई? बिल्कुल, वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो थर्ड से लेके 8वें सेमेस्टर और सेकंड ईयर से लेके एमबीबीएस के फिफ्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए हैं, ठीक है? फेज़ 2 का बेसिकली मकसद ही वही है कि जिनको फेज़ 1 में मिल चुकी है स्कॉलरशिप, अभी उनको नहीं देना, सिंपल सी बात है। हाउ कैन स्टूडेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन? देखें, स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट द फोकल पर्सन ऑफ द प्रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। देखें, मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में हमारी जो ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे ना, आपकी जो एप्लीकेशन जाएगी वो डायरेक्ट एचईसी के पास नहीं जाएगी, आपकी जो ये एप्लीकेशन जाएगी आपका यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होगा उसके पास जाएगी। क्योंकि एप्लीकेशन सबसे पहले, जब तक आपकी एप्लीकेशन जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है कि वो आपने एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन के पास जाएगी, वो भी चेक करेगा कि क्या हमारे पास ये बच्चा अभी इनरोल है, इसकी इतनी परसेंटेज है, इसने इस साल में एडमिशन लिया है, क्या वो इस सेमेस्टर में है या इस डिपार्टमेंट में है या नहीं, वो अच्छे तरीके से वेरीफाइड करके देन आपकी जो है तमाम एप्लीकेशंस फॉरवर्ड हो जाएँगी यूनिवर्सिटी के कोटा के हिसाब से आगे हैक के पास। फिर है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा स्कॉलरशिप्स के लिए, वहाँ से जो आप सिलेक्टेड हो जाएँगे। बट जो सारी यहाँ पे मिडल पर्सन जो गेम प्ले करेगा वो आपकी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन करेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, मैंने पहले तो आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आपने कोई गलती करनी ही नहीं है, इसलिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गलती हो च गई है, इन दैट केस अल्लाह ना करे अगर आपसे कोई गलती हो गई है, देन आपने अपनी यूनिवर्सिटी के फ़ौरन फोकल पर्सन से राब्ता करना है कि सर मुझसे ये गलती हो चुकी है, बराए मेहरबानी आप इस चीज़ को सही कर लीजिए। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने कोई गलती करनी ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम क्यों मौका दें किसी को कोई गलती करने का। इज़ देयर ओनली फी ऑफ द सबमिटिंग स्कॉलरशिप्स एप्लीकेशन? इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। कैन स्टूडेंट फ्रॉम एचईडी कॉलेजेस अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप्स? बिल्कुल, जो कॉलेजेस एचईसी से रिकग्नाइज्ड हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे इनका डिसिप्लिन वगैरह हर चीज़ रिक्वायरमेंट वगैरह वो सेम ही है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दिस स्कॉलरशिप? इस स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स, अगर मैंने आप पे अपना पोर्टल ओपन किया जाए तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ रैंडमली, तो यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वाले टैब पर। डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपने 200 केबी का अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसका साइज़ होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, बैक तस्वीर अपलोड करनी है। बैक तस्वीर के बाद आपके पास जो भी अंडर ग्रेजुएट लास्ट डेट रिजल्ट आया होगा आपकी मार्कशीट का, फॉर एग्जांपल अगर मैं 7वें सेमेस्टर में हूँ अभी, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आया होगा लास्ट ईयर का 5वां 6वें सेमेस्टर का, मैं अपनी वो वाली मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। लास्ट रिजल्ट आपने अपलोड करना है जस्ट, ठीक है? देन इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने अपने डोमिसाइल की तस्वीर अपलोड करनी है। देन यू अपलोड योर एफिडेविट। आपने यहाँ पे अपना जो एफिडेविट होगा ना डाउनलोड करके, अगर आपकी जो सैलरी है वो 3 लाख से ज़्यादा से ज़्यादा कम ही है, तो आपने यहाँ पे एफिडेविट अपलोड कर देना है, ठीक है? इस तरीके से आपने ये चीज़ें 5 चीज़ ये देखें, इन्होंने बाकायदा सवाल पूछा गया था, मैंने यहाँ पे आपको बाकायदा प्रैक्टिकली ये जवाब भी दे दिया है इसका। हाउ विल बी स्टूडेंट बी नोटिफाई अबाउट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन? स्टूडेंट को किस तरीके से पता चलेगा कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे पहुँच गई है या कहाँ पे नहीं? स्टूडेंट विल बी नोटिस बाय ईमेल थ्रू द अपडेट्स ऑन पीएचईसी पोर्टल। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने अपना मोबाइल नंबर और आपने ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें एक्टिव दीजिएगा ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आएँ। कैन स्टूडेंट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स इफ एनी ईयर देयर फाइनल ईयर? जी बिल्कुल, अगर स्टूडेंट कोई भी फाइनल ईयर में है, चाहे वो 8वें सेमेस्टर में हो या 5वें सेमेस्टर का 5वें ईयर में हो, एमबीबीएस के, बीडीएस के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं लास्ट ईयर वाले भी। जब इन्होंने एक चीज़ बता दी है तीसरे सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, देन इनफ, ठीक है? यूज़ योर माइंड स्किल्स, आप अपने माइंड स्किल्स को यूज़ करें। जब इन्होंने एक चीज़ बता दी कि 8वां सेमेस्टर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देन उसके बाद आपने ये सवाल वैसे तो
इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने इस चीज़ का दे दिया आप सबको जवाब, ताकि आप सब जो रिलैक्स हो जाएँ और अच्छे तरीके से आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह आप फ्री टू फील जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात फिर भी देता रहूँगा। Can a student who already receiving the fee waivers final assessment of the another government agency of the department apply for the होनहार scholarships? यहाँ पे देखें कि इसका जवाब क्या इन्होंने दिया हुआ है कि नहीं, इसके अलावा अगर आपने कोई भी स्कॉलरशिप्स वगैरह या पहले से ली हुई है वो एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है, आपने यहाँ से देख ले। फिर आर स्टूडेंट फ्रॉम द एफिलेटेड कॉलेजेस और द प्राइवेट कॉलेजेस एलिजिबल फॉर द अप्लाई फॉर द होनहार स्कॉलरशिप्स? नो। यहाँ पर देखें कि कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस वाले चाहे वो देखें आर स्टूडेंट फ्रॉम एफिलेटेड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस एलिजिबल, यहाँ पे देखें कि कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस वाले या यूनिवर्सिटीज़ वाले एलिजिबल नहीं है होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए। व्हाट इज द फाइनेंशियल कवरेज अंडर द होनहार स्कॉलरशिप्स? होनहार स्कॉलरशिप्स ओनली कवर्स द ट्यूशन फी, बोर्डिंग लोडिंग एंड द अदर रिलेटेड एक्सपेंस विल नॉट बी इंक्लूडिंग द स्कॉलरशिप्स। इसका मतलब ये है कि आपका यूनिवर्सिटी की जो भी ट्यूशन फीस होगी ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो इस सेमेस्टर की फीस आप अंदाज़ा लगा लें 90,000 है। 90,000 में मेरे पास लाइब्रेरी चार्जेस भी होंगे, मेरे पास वही यहाँ पे स्पोर्ट्स के भी होंगे, कुछ और भी चार्जेस वगैरह होंगे, ठीक है? तो उसमें मेरे पास देखें जो मेरी सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो मेरी 65,000 है, एक समझ के ले लें। बाकी जो मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस है वो मेरे वो उसमें काउंट नहीं होंगे। तो जहाँ पे जो मेरी ट्यूशन फ़ीस है ना वो ही जस्ट माफ़ की जाएगी, उसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो इस स्कॉलरशिप्स में इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है? चाहे अगर आप कोई भी बैचलर्स वगैरह कर रहा है या किसी और सूबे वगैरह से आके या किसी और शहर में आके स्टे भी कर रहा है, इवन कि कोई हॉस्टल्स वगैरह में भी रह रहा है, तो आपने ये चीज़ माइंड में अपने लाज़मी याद रखें कि आपको सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस की ही स्कॉलरशिप्स दी जा रही है, उसके अलावा कोई और अदर एक्सपेंस वगैरह की आपको स्कॉलरशिप्स नहीं दी जा रही। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि कौन-कौन से डिसिप्लिन्स वाले इंस्टीट्यूट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपने इंस्टीट्यूट की लिस्ट देखनी है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, और आपने डिसिप्लिन को किस तरीके से चेक करना है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, क्या उसका साइज़ होना चाहिए। मैं आपको अगेन रिपीट करूँगा कि बराए मेहरबानी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमारी वो वीडियो लाज़मी देख लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाज़मी दे दूँगा, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी की भी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्शन का सामना बने या किसी से भी बाय चांस कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है? देखिए हम भी इंसान हैं, शायद मैंने कुछ वीडियो में ऐसे वर्ड बोल दिए हों, शायद आपको बुरे लगे हों कि आपने कोई गलतियाँ वगैरह नहीं करनी, मैच्योरिटी लेवल अपने अंदर लाएँ। तो ये देखिए अगर मैंने ये बातें की हैं ना आप सबके लिए फ़ायदे के लिए की हैं। कुछ टाइम के लिए मैं जानता हूँ ये बातें आपको लगेंगी कि ये क्यों इस तरीके से बात कर रहा है, बट ये हकीकत बात है, ठीक है? अभी हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए। अगर कोई मैं आप देखें मैं आप सबका ही फ़ायदा करना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई गलती नहीं करेंगे इसमें आप सभी का ही फ़ायदा हो रहा होगा, और आप ये जो रिजेक्शन वाला जो है ना उस प्रोसेस से भी आप बच जाएँगे, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके फोकल पर्सन के पास जो है अच्छे तरीके से भी पहुँच जाएगी, और उसको भी लगेगा कि यार जिस एप्लीकेशन बच्चे ने एप्लीकेशन दी है वो सिंसियर है। ज़ाहिर-सी बात है सिंसियर बच्चे वही होते हैं जो मिस्टेक करना नहीं चाहते, जो कि रिसर्च वगैरह करके अपना अप्लाई का प्रोसेस करेंगे, ठीक है? तो बराए मेहरबानी आपने अच्छे तरीके से जब आप रिलैक्स हो जाएँ, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास लाज़मी रखने हैं। देन ही आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। मैं अभी ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी भी हो जाएगी, और वही बातें रिपीट होंगी कि फिर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप वही बातें घुमा-फिरा के गेन कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा, तो आप हमारी वो वीडियो देख लीजिएगा। इसलिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए अलग से डिटेल में वीडियो बना दी है। देन यहाँ पे कुछ सवाल थे जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लाज़मी उनके जवाब देने चाहिए विद डिटेल, विद प्रूफ के साथ, कि किस तरीके से आपने कौन-सा काम करना है, कौन-कौन सी जगह पर आपने कौन-सी इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होगी इन दैट केस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस भी समझ आ चुका होगा। समझ आ आएगा, ज़ाहिर-सी बात है आपने किसी और की भी वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी तो आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपने हमारी वीडियो भी देखी होंगी देन वो भी बहुत अच्छी-सी बात होगी, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं देखना चाह रहे तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको जिस तरीके से आप बेहतर लगे आप उस तरीके से बट अप्लाई लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आपने डिसिप्लिन्स को लाज़मी चेक करना है, इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपने लाज़मी देखनी है, और इसके अलावा आपने एफिडेविट को डाउनलोड करके मैंने आपको ये भी बता दी कि किस तरीके से आपने एफिडेविट को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आगे का काम कंपोज़र का है। कंपोज़र जो है आपकी हर एक चीज़ करेगा कि भाई अभी वो फ़ोटोकॉपी कीजिएगा। सबसे पहले वो इसे प्रिंट करेगा, प्रिंट के बाद इसे फ़ोटोस्टेट वाली मशीन में डालेगा, फिर एफिडेविट भी डालेगा। देन आपका ये सारा एफिडेविट है प्रिंट होके आ जाएगा। आपने सिंपली इसकी तस्वीर जो है क्लिक करके अच्छे तरीके से कैम स्कैनर से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने अपलोड कर देनी है। देन आपने ये जो एफिडेविट और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास आपने लाज़मी सँभाल के रखने हैं।
ठीक है, जब आपके पास वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, मे बी आपका फोकल पर्सन आपको जो है आपके सेमेस्टर वाइज़ बुला ले, हर एक को, और वेरिफिकेशन आपकी वहाँ भी हो जाए। जब आपको स्कॉलरशिप्स दी जाएँगी ऑन स्टेज, और उससे पहले 1 से 2 घंटा पहले भी आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो, तो बराए मेहरबानी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ठीक है? रेडी रखने, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वेट ना करें, अप्लाई करें। बस आपका अप्लाई हो चुका है, समझ लें कि आपकी लास्ट डेट हो गई है। सिंपल सी बात है, ठीक है? जस्ट आपने वेट करना है इंशाल्लाह। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर, पहले आएँ और पहले पहले अप्लाई करो और रिलैक्स हो जाएँ, टेंशन फ्री हो जाएँ। ये नहीं कि बाद में इनका पोर्टल डाउन वगैरह हो जाए, देन आपको तमाम जो इश्यूज़ वगैरह फेस करने पड़ें। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहे तो हमें, हमारा जो फेसबुक पेज है ऑफिशियली लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप चाहे तो मुझे डायरेक्ट मैसेज, पोस्ट और कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।